धमाके की इतला मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस के अलावा शहर भर का मीडिया और टीवी चैनल्स के नुमाइंदे अपनी टीम के हमरा जाए हादसा पर पहुंच चुके थे। मुख्तलिफ एजेंसियां और तहकीकाती अदारे भी पहुंचना शुरू हो गए और बम धमाके से होने वाले नुकसान का अंदाजा और तहकीकाती इतलात आगे पहुंचा रहे थे। एक चैनल का नुमाइंदा बराह रास्त रिपोर्टिंग करते हुए कह रहा था, आपसे कुछ देर कबल होने वाले धमाके में 4 अफराद हलाक और 12 जख्मी हुए, लेकिन हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि धमाका करने वाले कौन लोग थे। जबकि मुतासरा गाड़ी से भी कुछ असलहा और हसास आलात बरामद हुए हैं जो हलाक शुदगान को भी मशकूक बनाते हैं। याद रहे कि मुतासरा गाड़ी में कुल 7 अफराद थे, जिनमें से 4 हलाक, 2 जख्मी और 1 लापता है। जख्मी होने वाले 2 अफराद में से एक गैर मुल्की और दूसरा मुकामी है। तमाम जख्मियों को पुलिस की हिफाजत में करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि सही सूरत हाल जानने के लिए हमें खुदकार कैमरे यानी CCTV फुटेज का इंतजार है जो अनकरीब मंजरे आम पर आ जाएंगी। क्या कह रहे हो तुम मिस्टर शरोफ, तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। ऑपरेशन की नाकामी की खबर सुनते ही एजेंसी के सरबराह प्रिंस एरियल का पारा अचानक हाई हो गया और वह जख्मों से चूर ग्रेन शरोफ पर बरस पड़ा। यस सर, वो लोग इंसान नहीं बल्कि कोई दूसरी मखलूक हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने खुद बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? प्रिंस एरियल गुस्से से शरोफ की बात काटते हुए बोला। सर, आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने खुद उन सब को उनके हेड ऑफिस समेत आग लगाकर खत्म किया था, लेकिन वो लोग ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि उन्होंने निहायत कामयाबी से हमारे सारे प्लान को नाकाम बना दिया है। और सब कुछ सेकंडों में हुआ है सर, सेकंडों में। ग्रेन शरोफ के चेहरे पर अभी तक हमायां उड़ रही थी, वो खुद भी काफी जख्मी था। क्या हो रहा है ये सब? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। मेरी यानी जी वर्ल्ड वाइड के सरबराह की प्लानिंग फेल हो गई। ओह शिट, मैं तुम सब की ऐसी की तैसी कर दूंगा। और ये बताओ कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? प्रिंस एरियल गुस्से से तलमलाते हुए कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर काटने के दौरान दौड़ रहा था। सर, उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर बम को जैकेट से अलहदा करके वापस हमारी गाड़ी की तरफ फेंक दिया था। मैं अगली सीट पर बैठा था, लिहाजा फौरन निकल भागा। मुझे नहीं लगता कि ड्राइवर के अलावा भी कोई जिंदा बचा होगा। मिस्टर ग्रेन बेबसी की तस्वीर बना खड़ा जवाब दे रहा था और प्रिंस एरियल को यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया हो। मुल्क के मुख्तलिफ मसरूफ शाहराहों और अवामी मुकामात पर लगाए गए खुदकार कैमरों यानी CCTV की मदद से हासिल होने वाले फुटेजेस और वीडियो क्लिप्स आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे होंगे, जिसमें एक नौउम्र लड़के ने, जिसकी तस्वीर ज्यादा वाज़ेह नहीं है, एक सियाह डबल कैबिन गाड़ी की तरफ कोई चीज फेंकी है जो यकीनन बम है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठे हुए अफराद ना सिर्फ धमाके से उड़ गए हैं बल्कि गाड़ी भी बेकाबू होकर फुटपाथ पर चलते हुए राहगीर हजरात पर चढ़ दौड़ी है, जिससे कई अफराद भी जख्मी हुए हैं। गुरेला फाइटर्स के मिबलान, मास्टर खान और शहबाज अंकल सब TV पर नशर होने वाली खबरें और वीडियो क्लिप्स देख रहे थे और इमरान की हैरत अंगेज गुरेला कार्रवाई को बहुत करीब से देखते हुए सराह रहे थे। ये एक दूसरी फुटेज है जो धमाके से तकरीबन 20 मिनट पहले की है। ये फुटेज गाड़ी और इसमें सवार अफराद को मशकूक ठहराती है। ये देखिए, इसी डबल कैबिन गाड़ी से एक लड़का नमूदार हुआ है। आप गौर कीजिए कि इस लड़के ने मौसम के एतबार से हल्का लिबास पहनने के बजाय नीले रंग की लंबी जैकेट पहनी हुई है और यूं महसूस हो रहा है जैसे वो खुद नहीं चल रहा बल्कि जबरदस्ती चलाया जा रहा है। और आमतौर पर खुदकश बमबार इस तरह के लिबास का इंतखाब करते हैं। यह लड़का बाजार के मसरूफ तरीन मुकाम मरकजी चौक की तरफ बढ़ रहा है और ये देखिए, सामने की जानिब से आते हुए एक दूसरा लड़का इससे आ टकराया और इसे लेकर नीचे गिरा हुआ है। काफी सारे लोग अब जमा होना शुरू हो गए हैं और ये देखिए, कुछ चीज पीछे खड़े लड़के के हाथ में थमाई गई है और वो लड़का इसे लेकर हट गया है। अंदाजा ये होता है कि खुदकश बमबार जैकेट से बम अलहदा करके ना सिर्फ निकाल लिया गया है बल्कि इसी बम के जरिए डबल कैबिन गाड़ी को निशाना बनाया गया है। और इसके बाद 2-3 लड़के इसी नीली जैकेट वाले लड़के को लेकर एक दूसरी गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं जो बाजार से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ खड़ी है। सूरत हाल काफी हद तक वाज़ेह है, लेकिन सवालात फिर भी अपनी जगह मौजूद हैं कि हमलावर कौन थे, खुदकश हमलावर को कहाँ ले जाया गया है और फुटेजेस में नजर आने वाले लड़के जिन्होंने बज़ाहिर खुदकश हमले को नाकाम बनाया है कौन थे और कहाँ रूपोश हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ रहिए अल्लाह निगहबान। तमाम अफराद जो पलक झपकाए बगैर सारी रिपोर्ट देख रहे थे अचानक वकास की तरफ मुतवज्जा हो गए, जो होश में आने के बाद शायद पूरी रिपोर्ट इनके साथ सुन और देख चुका था और अब उसकी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। क्या हुआ वकास, तबीयत कैसी है तुम्हारी? शुएब ने जल्दी से आगे बढ़कर वकास के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। शुएब भाई, मैं ये क्या करने जा रहा था? आखिर मुझे क्या हो गया था? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा शुएब भाई, वकास आंसू और सिसकियों के साथ रोते हुए बोला। और शुएब ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और तसल्ली देने लगा और बाकी साथी भी करीब आ गए। वकास मेरे भाई, बता तुम्हारा इसमें क्या कसूर है? तुम तो खुद मुसीबत में गिरफ्तार थे। जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, इसी में अल्लाह की मसलहत थी। हाँ और क्या, तुमने देखा नहीं दुश्मन का कितना भयानक अंजाम हुआ है और इंशाल्लाह वो अब इतनी आसानी से दोबारा सर नहीं उठा सकेंगे। मास्टर खान ने वकास की पीठ पर तबकी देते हुए बोले,
मैं नहीं बोल सकता जिस तरह उन्होंने इंजेक्शन के जरिए मेरे असाब को मफलूज करके मुझे बिल्कुल बेबस कर दिया था। मैं मजबूर था, इंतहाई मजबूर। वकास बेबसी के लम्हे याद करके फिर रूहान सा हो गया। ओके यार, अब पुरानी बातें याद करके दिल खराब ना करो, बल्कि कामयाबी को याद करके एंजॉय करो। हमें अपने रब के हुजूर सजदा रेज होना चाहिए, जिसने हमें एक मरतबा फिर सुरखरू करके दुश्मन को दोबारा नाकामो नामुराद बना दिया है। जुबैर ने वकास के गाल थपथपाते हुए कहा तो वकास के चेहरे पर मुस्कुराहट खेलने लगी, जिसे देखकर सब खुश हो गए। ये किसका घर है और ये अंकल कौन है और हम अपने हेडक्वार्टर क्यों नहीं गए? वकास ने काफी देर बाद घर का जायजा लेते हुए अंकल शहबाज की तरफ इशारा करते हुए कहा और सलाम के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। वकास बेटा, ये मेरे दोस्त शहबाज अली हैं और ये इन्हीं का घर है और ये आप सबको अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि उस वक्त से जानते हैं जब आप लोग मुल्क से बाहर कार्रवाइयों में मसरूफ थे और यहाँ बैठे आपके लिए दुआ और दवा दोनों कर रहे थे। और अब जबकि दुश्मन ने हमारा हेडक्वार्टर जला डाला है तो हमें इन्होंने पनाह दी हुई है। मास्टर खान ने वकास के तीनों सवालात के जवाब देते हुए कहा तो वकास एक मरतबा फिर हाथों से मुंह डांप कर रोने लगा। अरे अरे भाई, क्या हो गया? इसमें रोने की क्या बात है? अल्लाह के रास्ते में हमें शहादत मिल जाए तब भी हमें खुश होना चाहिए, और ये तो एक मकान था, इसमें भला क्या अफसोस करना। और वैसे भी हम दूसरे हेडक्वार्टर का बंदोबस्त कर चुके हैं। इमरान जख्मी होने के बावजूद वकास को रोता देखकर उठ बैठा और उसे समझाते हुए बोला तो वकास कहने लगा, इमरान भाई, मुझे मकान के जलने का अफसोस नहीं। अगर रोना होता तो मैं अपने घर के तबाह होने पर रोता, मगर खुदा की कसम मैंने अपने घर के जलने पर एक आंसू भी नहीं बहाया, बल्कि ये तो मेरे लिए सादत की बात है कि अल्लाह के रास्ते मेरा घर काम आ गया। फिर भला क्यों रो रहे हो तुम? इमरान ने बेसाख्तगी से पूछा। मुझे गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने मुझसे पूछगुछ की और बहुत सख्ती की, मगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। फिर उनका सरबराह प्रिंस एरियल अमेरिका से आया, उसने मुझसे राज उगलवाने की कोशिश की, जिसके जवाब में मैंने उसे खूब खरी खरी सुनाई। वकास की गुफ्तगू जारी थी कि साकिब बोला, हाँ, हमने तुम्हारी गुफ्तगू माइक्रोफोन चिप के जरिए सुनी थी। तुमने प्रिंस एरियल के खूब दांत खट्टे किए थे, लेकिन इसका बदला उसने मुझसे इस तरह लिया कि इंजेक्शन लगाकर मेरे असाब को नकारा कर दिया और मुझे जांच पड़ता है। उन्होंने मुझसे सवालात पूछे थे जिसके मैंने जवाबात भी दिए थे और शायद अपने हेडक्वार्टर का पता भी बता दिया था, जिसके सबब उन्होंने इसे जला डाला। और अब मैं आपका मुजरिम हूँ और अपने आप को आपकी अदालत में पेश करता हूँ। आप लोग मुझे जो भी सजा देंगे मुझे कबूल होगी। और फिर तीसरी मरतबा वकास रो दिया, जिसे देखकर जुबैर यकदम खड़ा हो गया और वकास को गिरेबान से पकड़कर खड़ा कर दिया और गुस्से से चिल्लाने लगा और सब लोग हैरत से हक्का बक्का रह गए। अच्छा, तो वो तुम थे जिसने हम सब की जानों को खतरे में डाला था। जानते हो, जिस वक्त वो हेडक्वार्टर को आग लगा रहे थे हम सब अंदर मौजूद थे और हमने छतों को पलांग कर अपनी जान बचाई थी। हम तुम्हारी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए थे और तुमने हमारी जानों का सौदा कर डाला। बस बहुत हो चुका, देख ली तुम्हारी दोस्ती और देख ली तुम्हारी वफादारी। वकास रोना धोना भूल कर जुबैर के सख्त जुमले सुन रहा था और सारे लोग हैरानियों परेशानी से जुबैर के हाथ से वकास का गिरेबान छुड़ाने की कोशिश करने लगे और साकिब ने वकास का दूसरा हाथ पकड़ रखा था तो कहीं गुस्से में वकास पर हाथ न जड़ दे। फिर यकायक जुबैर के मुंह से हंसी का फुआरा फूट पड़ा, क्योंकि वो इससे ज्यादा संजीदा अदाकारी का मुजाहिरा नहीं कर सकता था। और फिर वकास का गिरेबान छोड़कर उसे गले लगाते हुए बोला, यार तू बार बार अपने आप को मुजरिम कहरा कर खुद भी रोता है और हमें भी रुलाता है। तू क्या समझता है हमें कुछ नहीं पता? क्या हम कुछ नहीं जानते थे? क्या हम तुझे कभी सजा दे सकते हैं? सजा तो दूर की बात, तेरा गिरेबान क्या पकड़ लिया, तू भी अपना रोना धोना भूल गया। और सारे लोग मुझे गुस्से से घूरने लगे। यार तुझे कोई हाथ लगाकर तू देखे, उसके हाथ ना तोड़ दिए तो मेरा नाम भी जुबैर नहीं। ये क्या कर जुबैर आंसू से रोने लगा और इस मरतबा वकास ने आगे बढ़कर जुबैर को गले लगा लिया और कुछ ही देर बाद महफल जाफरान जार बन गई। अमेरिकी रियासत शिमाली कैरोलिना के मज़ाफ़ात में 6000 एकड़ पर फैला हुआ जी वर्ल्ड वाइड का हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग कैंप वाक़ है, जहां पिछले 3 घंटों से खुफिया एजेंसी के कोर कमांडर्स का आला सतही इजलास जारी था और एजेंसी के सरबराह प्रिंस एरियल की गुफ्तगू जारी थी। और वो इस बात पर बज़िद था कि जोन 3 पाकिस्तान में हमें वक्ती तौर पर अपनी तमाम कार्रवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए। नाकाबिले यकीन उनकी कार्रवाइयाँ हैरत अंगेज हैं, बल्कि हैबत ना कहा जाए तो मुबालगा ना होगा। वो कैसे सर? एक कमांडर ने सवाल पूछा। वो इस तरह कि मैंने उनकी कार्रवाइयों के जवाब में अपने एजेंट्स के चेहरों पर हैबत के आसार और खौफ के साए देखे हैं, लिहाजा गुरिल्ला फाइटर्स और इनके मेहरबानों को खत्म किए बगैर वहाँ काम करना अपनी पोजीशन को मजीद खराब करने के मुतरादिफ है। प्रिंस एरियल मुसलसल अपनी बात पर मुस्सिर था। हमारे एजेंट्स दुनिया भर में अपनी पेशा वराना जहानत का लोहा मनवा चुके हैं, फिर ये हैबत और खौफ कैसा? और दूसरी बात यह है कि इस तरह अचानक पूरे जोन 3 का काम रोक देने का क्या जवाब हम इसराइल के सामने पेश करेंगे? एक और आला अफसर ने प्रिंस एरियल को समझाते हुए कहा, क्योंकि इनमें से कोई भी जोन 3 का काम मुकम्मल बंद करने पर तैयार नहीं था। तुम लोग हालात की नज़ाकत का अंदाजा करो। मैं खुद वहाँ होकर आया हूँ और वहाँ मेरी प्लानिंग तक फेल हो चुकी है। हमारे फौजी नफ्सियाती मरीज बनते जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे बेहतरीन सुपर कमांडोज के सरों का इंतहाई महारत से शिकार खेला गया। इसके चंद दिनों बाद दारुल हुकूमत में वाक़ हमारा जोनल हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया। इसी दौरान हमने कराची से इनका एक नन्ना मुन्ना कारकुन अगवा किया,
जिसका 15 मिनट बाद ही उन्होंने इंतकाम लेते हुए हमारा जोनल कमांडर इन चीफ डेविड श्राक मौत के घाट उतार दिया और हमारे एजेंट्स की मौजूदगी में खामोशी से फरार हो गए। हमने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन सब को उनके हेडक्वार्टर समेत आग लगाकर जला डाला, लेकिन शायद जमीन में सुरंग थी या आसमान में सीढ़ी। बहरहाल वो हमारे पहरे के बावजूद हैरत अंगेज तौर पर न सिर्फ फरार हो गए बल्कि हमारे अगले खुदकश हमले के प्लान को नाकाम बनाते हुए अपने साथी को भी बाहिफाजत निकाल ले गए और हमारा बम हमारे ही सरों पर मार भी और पूरी दुनिया में हमारा तमाशा बन गया, जिसकी रिपोर्ट आप सब देख चुके हैं। प्रिंस एरियल ने जज्बाती अंदाज में बुरी तकरीर कर डाली, जिसे सुनकर सारे कोर कमांडर शशद रह गए, क्योंकि जिस हैबत और खौफ का जिक्र प्रिंस एरियल अब से कुछ देर पहले कर रहा था वो खुद इसके चेहरे पर नुमाया नजर आ रहा था। और फिर 3 माह के लिए जोन 3 का काम मुंजमद कर दिया गया। अगले दिन दोपहर के खाने के बाद सारे खुशगपियों में मसरूफ थे कि अचानक मास्टर खान को मोबाइल फोन बज उठा। हेलो कर्नल नबील, कैसे हो? सुनाओ, कैसे याद किया? मास्टर खान मोबाइल की स्क्रीन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के सरबराह कर्नल नबील का नाम देखते ही खुशी से बोले, खान मेरी बात गौर से सुनो, हमारी हमदर्दियां अब भी आप लोगों के साथ हैं, लेकिन ऊपर से जबरदस्त अहकामात हमारी एजेंसी को मिले हैं जिनमें आप और आपकी टीम की कार्रवाइयों को रोकना, आप लोगों पर नजर रखना और मजीद किसी भी खून खराबे और टकराव को रोकना शामिल है, क्योंकि हुकूमत पर आलमी ताकतों का जबरदस्त दबाव है और वो अब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि फिलहाल हर किस्म की कार्रवाई और नकलो हरकत खत्म कर दो और वक्त का इंतजार करो। हो सके तो वक्ती तौर पर यह मुल्क छोड़ दो, क्योंकि दूसरी प्राइवेट एजेंसियां भी तुम लोगों की तलाश में हैं। ओके, फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज। मास्टर खान कर्नल नबील की गुफ्तगू के दौरान सिर्फ हाँ हूँ करते रहे और दूसरी तरफ से फोन रख दिया गया। मास्टर खान के चेहरे पर फिक्र के साए लहराने लगे और माथे पर मामूल के बरखिलाफ बाल पड़ गए थे। क्या हुआ मास्टर खान, आप कुछ फिक्रमंद नजर आ रहे हैं, क्या कह रहे थे कर्नल नबील? शुएब मास्टर खान की कैफियत बांधते हुए बोला, फिलहाल हमारे लिए इस मुल्क में रहना खतरे से हाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने हमारे सर से हाथ उठा लिया है। कर्नल नबील का कहना है कि अब अपनी हिफाजत खुद कीजिए, जबकि हुकूमत की तरफ से आप लोगों के लिए इंतहाई सख्त अहकामात दिए गए हैं। मास्टर खान ने मुख्तसरन सारी गुफ्तगू पेश करते हुए कहा तो सारे मेंबरान सोच में पड़ गए, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यही एजेंसी इनके साथ ताउन करती थी, जिसकी वजह से बड़ा काम भी मिनटों में हल हो जाता था। इसी दौरान साकिब बोला, मेरे ख्याल में हम बिला वजह परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वैसे भी हमें ज्यादा अरसा यहाँ नहीं रहना और मास्टर प्लान की तलाश में आगे सफर करना है, जिसकी मालूमात हम डेविड श्राक से ले चुके हैं, लेकिन फौरी तौर पर हम सब लोग खतरे में हैं और हमारी निगरानी शुरू हो चुकी है। इमरान फिक्रमंदी के साथ अपने होंठ चबाते हुए बोला, नहीं, मेरे ख्याल में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होगा और साकिब की बात बिल्कुल सही मालूम होती है। बस हमें रातों रात यहाँ से नए हेडक्वार्टर मुंतकिल होकर आइंदा का लाहा अमल तय करना होगा और पाक सरजमीन को खैराबाद कहना होगा और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द वापस पाकिस्तान लौटेंगे सलामती के परवाने लेकर। बस अब जल्दी से तैयारियां मुकम्मल करो, इतनी देर में मैं नए हेडक्वार्टर के इंतजामात मुकम्मल कर लूंगा। मास्टर खान ने दो टोक फैसला करते हुए कहा और सब अपनी अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। रात का अंधेरा चाहते ही मास्टर खान की रहनुमाई में गुरेला फाइटर्स के मेबरान शहबाज अंकल को अलविदा करके जैसे ही बाहर निकले, खुफिया एजेंसी के एहलकार मकान को घेरे में ले चुके थे। होटल लगी गाड़ियां जमा होना शुरू हो गई थी। खुफिया एजेंसी के एहलकारों की स्टेन गन्ने गुरेला फाइटर्स की सीनों की तरफ उठी हुई थी। एक गाड़ी से ऐलान हो रहा था, खबरदार कोई भागने की कोशिश ना करे, किसी भी हरकत के जवाब में गन का मुंह खोल दिया जाएगा। और फिर बेबसी की हालत में मास्टर खान और गुरेला फाइटर्स ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। इन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे अपनों के हाथों गिरफ्तार होने पर जी वर्ल्ड वाइड का सरबराह प्रिंस एरियल इनकी बेबसी पर कह के लगा रहा हो, ओह मारेगे भैया, ये तो पाकिस्तानी एजेंसी के एहलकार हैं। हैंड्स अप की आवाज सुनते ही इमरान ने हाथ ऊपर उठाते हुए जुबैर के कान में सरगोशी की, वाकई तुम सही कह रहे हो, ये तो हमारे ही पाकिस्तानी भाई हैं। क्या अब हमें अपने भाइयों के हाथों मरवाया जाएगा? जुबैर ने मुसल्लह एहलकारों के चेहरों को बगौर देखते हुए कहा। यकायक इन सब की नजरें कर्नल नबील पर पड़ी, जो अपनी गाड़ी से उतर रहे थे, जिन्होंने अब तक इन सब का भरपूर साथ दिया था और अब गिरफ्तार करवाने में भी इन्हीं का हाथ नजर आ रहा था, क्योंकि इस वक्त वो ऑपरेशन की क़ियादत कर रहे थे। मास्टर खान, वो देखिए नबील अंकल, यकीनन इस ऑपरेशन की क़ियादत वही कर रहे हैं। वकास कदरे बुलंद आवाज में बोला, ओ मेरे खुदा, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो वाकई कर्नल नबील है, जिसमें आज ही मुझे फोन करके होशियार रहने का मशवरा दिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कर्नल नबील ऐसा कर सकता है, वो हमसे गद्दारी नहीं कर सकता, मैं उससे बात करूंगा। मास्टर खान ने हैरानी और परेशानी के आलम में कर्नल नबील की तरफ देखा और बात करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे। कर्नल नबील को अपनी तरफ आता देख कर रोक पे, कर्नल ये तुमने हमारे साथ क्या किया? कर्नल नबील के करीब आते ही मास्टर खान ने उनका सलाम के लिए बढ़ता हुआ हाथ थामते हुए कहा, खान ये वक्त बातों का नहीं, बातें किसी और दिन करेंगे। मेरी बात गौर से सुनो, तुम लोगों की मुखबरी इसी घर से हुई है और इस ऑपरेशन की कमांड जानबूझकर मैंने ली है, ताकि तुम लोगों को बाहिफाजत फरार का रास्ता दे सकूं, वरना दूसरी सूरत में तुम लोगों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के अहकामात दिए जा चुके हैं।
क्योंकि जी वर्ल्ड वाइड ने हुकूमत के चंद बासर लोगों के साथ मिलकर तुम्हारी गिरफ्तारी का मंसूबा बनाया है और इंशाल्लाह मेरे होते हुए इनका ये मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकेगा। लिहाजा तुम लोग फौरन ये इलाका छोड़ दो। हम थोड़ी बहुत तलाशी लेने के बाद इस मकान को क्लियर कर देंगे और आला हुकाम को ये तासुर देंगे कि इतला दुरुस्त नहीं थी या फिर वो हमारे आने से पहले ही फरार हो चुके थे। कर्नल नबील की गुफ्तगू जारी थी और मास्टर खान की आंखों में तशक्कुर के आंसू झिलमिला रहे थे। वो बोले, कर्नल मुझे खुशी है कि तुमने इस कड़े वक्त में भी हमारा साथ दिया है और मुझे यकीन था कि तुम हक का साथ दोगे। दूसरी तरफ कर्नल नबील मास्टर खान की बातों से बेनियाज जल्दी जल्दी अपने सिपाहियों को मकान में दाखिल होने और पोजीशनें लेने की हदायत देने लगा। शायद मास्टर खान की तरफ से तारीफी कलमात और शुक्रिया के इजहार के जरिए वो अपने अजर को ज़ाया करना नहीं चाह रहा था। गोरेला फाइटर्स के पहुंचे में इमरान खुशी की मिली जुली कैफियत में कर्नल और मास्टर की बातें सुन रहे थे और वकास तो इतना मदहोश था कि अभी तक हैंड्स अप की पोजीशन में खड़ा था। अरे हाथ तो नीचे कर लो भाई, आप मरवाओगे क्या स्कूल में हाथ ऊपर करने की मशक कुछ ज्यादा ही कर ली थी? साकिब ने वकास का हाथ पकड़कर नीचे करते हुए कहा तो वकास ने जीतते हुए हाथ नीचे कर लिए। अब वो कर्नल नबील के साथ बातें करते हुए बाहर की तरफ जा रहे थे और खुफिया एजेंसी के एहलकार पोजीशनें संभालते हुए मकान के अतराफ और छत पर पोजीशन ले रहे थे, जिनके साथ वीडियो कैमरा लिए एक शख्स एक एक जगह की वीडियो बनाता जा रहा था। शायद ये वीडियो आला हुक्काम को पेश करनी थी। सड़क पर आते ही कर्नल नबील ने इन सब को रुखसत किया और वापस शहबाज अली के मकान की तरफ बढ़ गए ताकि मुखबरी करने वाले फर्द की खबर ले सकें। वाह भाई, ये तो बड़ी जबरदस्त जगह है। सोसाइटी में वाकई एक आलीशान बंगले में पहुंचते ही ज़ुबैर ने खुशी से नारा लगाया, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं बल्कि सर छुपाने आए हैं। इमरान ने ज़ुबैर की पीठ पर हाथ मारते हुए कहा, सर नहीं बल्कि मुंह छुपाने के लिए कहो तो बेहतर होगा। साकिब ने मुस्कुराहट के साथ अपना बैग एक तरफ रखते हुए कहा, साकिब भाई आप ऐसे काम करते ही क्यों हैं जिसके बाद मुंह छुपाना पड़े? वकास ने साकिब पर जुमला कसा तो जवाब में साकिब अपना उतारा हुआ जूता लेकर वकास के पीछे दौड़ने लगा और मास्टर खान जो गहरी सोच में गुम थे यकयक हंस पड़े। मास्टर खान खैरियत तो है, आप अभी तक परेशान हैं? शुएब ने मास्टर खान के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार देखते हुए पूछा। हाँ, वो मुझे शहबाज अली की फिक्र खाई जा रही है। एक तो उसने हमें ठिकाना दिया और हम उसे तन्हा छोड़कर निकल आए। मालूम नहीं कर्नल नबील ने उसके साथ क्या सलूक किया होगा। मास्टर खान सोफे पर बैठते हुए बोले, मेरी खुद समझ नहीं आ रहा कि अंकल शहबाज के घर से किसने हमारी मुखबरी की है। शुएब ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। इसी दौरान मास्टर खान को मोबाइल फोन बज उठा और दूसरी तरफ शहबाज अली बात कर रहे थे। हेलो खान, कैसी हो, खैरियत तो है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ क्या हाल है? मास्टर खान इशारतन ऑपरेशन की तफसीलात जानना चाहिए। सब खैरियत है, मेहमान जा चुके हैं और जाते जाते अपने साथ हमारे बावर्ची को भी ले गए हैं। कह रहे थे कि ये खबरें बहुत अच्छी सुनाता है, इसीलिए हम इसे भी साथ ले जा रही हैं। शहबाज अली ने भी एहतियातन खुफिया अल्फाज में तफसीलात बयान करते हुए कहा, जिसके जवाब में मास्टर खान ने उनके ताउन का शुक्रिया अदा करते हुए लाइन मुनक़ता कर दी। सारी तला गलत थी, वहां तो कोई भी दहशतगर्द नहीं पाया गया। कर्नल नबील ने हुकूमत के आला अहदेदार को रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, जो पाकिस्तान की बजाय इसराइली मुफाद के लिए काम करता था। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में वो 5 बच्चे दरकार हैं जिन्होंने हमारा गैर मुल्की मेहमानों का जीना 2 बार किया हुआ है। कुछ करो कर्नल, कुछ भी करो, अपनी इंटेलिजेंस को दौड़ाओ, उनकी छुट्टियां खत्म कर दो, मगर मुझे वो छोकरे ला कर दो। हम किसी भी सूरत अपने मेहमानों को नाराज नहीं कर सकते। हुकूमती वजीर का इशारा मिस्टर ग्रेन शरोफ की तरफ था, जो जी वर्ल्ड वाइड के बिलाल पी के सैमन का इंचार्ज था और इस वक्त उसके पास गुस्से में बपरा बैठा था और कर्नल नबील वजीर साहिब की मुनाफकत पर बीचताब खा रहा था। मिनिस्टर साहिब, अगर उन दहशतगर्दों को आप लोगों ने लगाम ना दी तो हम आपकी हुकूमत से तमाम वादे खत्म कर देंगे और अमेरिका और इसराइल से दुश्मनी लेने का मतलब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ग्रेन शरोफ ने 2 टोक अल्फाज में धमकी देते हुए कहा तो कर्नल नबील गुस्से से खोलने लगा। अगर उसका बस चलता तो अभी उसका काम तमाम कर देता, मगर वो मसलहतन खामोश रहा और वापस लौट गया। क्या बात है भाई, साकिब नजर नहीं आ रहा, खैरियत तो है? नाश्ते के दौरान साकिब की अदम मौजूदगी पर मास्टर खान एक लम्हे के लिए चौंकते हुए बोले। वो दरअसल फजर की नमाज के बाद से ही उनकी छठी हीज उन्हें बेचैन कर रही थी, जिसको सुकून चैन पहुंचाने के लिए वो अखबार खरीदने स्टॉप पर गए हैं। देखते हैं क्या खबर लाते हैं।